In today's lecture, we're going to talk about something about chapter number 16, that is digestion and absorption. I wanted to know, what do you understand by the term called as digestion? Yes, everyone, please type it in the chat box. What do you understand by the term digestion? What do you understand by the term digestion, everyone? चलिए बताइए. मुझे तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जाननी है कि डाइजेशन को लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है. जब भी कभी डाइजेशन ये वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है? We have learned this chapter in your 7th standard, 8th standard, 9th standard, 10th standard. हर साल तुम लोग को ये था. So ऐसा तो है ही नहीं कि ये कुछ नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं. इसलिए I'm asking the question, what do you understand by the term digestion? Khushi Gupta is saying the process in which conversion of complex food substance convert into simple substance. Okay, Amruta is saying conversion of complex food into simpler absorbable form is called as digestion. Very good, very good. और कुछ किसी को बोलना है? Yes, everyone. किसी को और कुछ बात करनी है डाइजेशन को लेकर? Iraja is saying the process of ingestion of food and egestion of waste product. बेटा egestion का स्पेलिंग सिर्फ गलत है. स्पेलिंग्स के ऊपर जरा ध्यान दो. ठीक है, स्पेलिंग्स के ऊपर जरा ध्यान दो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बायोलॉजी के टीचर्स स्पेलिंग्स को लेकर जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं. स्पेशली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ. मैं बाकियों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि इजेशन का स्पेलिंग, इंजेशन का स्पेलिंग, ये सारे जो स्पेलिंग्स हैं इसके ऊपर खास ध्यान देना है हम लोगों को. यस, प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड एंड इंजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये इरजा ने बहुत करेक्ट बोला है. और किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? यस, चलिए बताते जाइए, फटाफट फटाफट लिखते जाइए. I want everyone to reply me. Everyone, each one of you to reply me here. Yes, Ritesh, Akshata, Ameya, Amruta, Bhuvan, Harshita, Iraja, Khushi, Milind, Piyush, Pratham, Rashi, Rutuja, Sakshi, Shreya, Sujal, Swapnil, Tanuja, Tejasvi, Vaishnavi, Varun. इतने सारे लोग हैं, बट आंसर्स इतने कम क्यों है? चैट बॉक्स में जाइए, फटाफट से फटाफट डाइजेशन का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को टाइप कीजिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइजेशन? और किसी को कुछ लग रहा है क्या डाइजेशन को लेकर? ये टाइप करो अभी के अभी. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये क्या बोलता है? जब मैं डाइजेशन की बात करता हूं, तो डाइजेशन करने के लिए हमारे पास में एक सेपरेट सिस्टम होती है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम. जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? कि हम लोग जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं, जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं, ठीक है, उस फूड मटेरियल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे. कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इन सभी न्यूट्रिएंट्स जो, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं. ये कैसे फॉर्म में रहते हैं बच्चों लोग? फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्यों? बिकॉज हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है. आई रिपीट, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों लोग, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है. इसीलिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है. और ब्रेक डाउन करने के बाद में, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में, वो आराम से अब्सॉर्ब कर सकती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में क्यों दिया गया है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो रहते हैं तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स के, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो पॉलीमर्स रहते हैं उसको हम लोग मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? से यो सर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलिए फिर इसी के साथ में हमने डाइजेशन का तो प्रोसेस समझ लिया, हमने डाइजेशन का तो प्रोसेस समझ लिया। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया हुआ है। जो भी मैं चीजें मार्क करवाने वाला हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अपने एनसीईआरटी में इसको मार्क करना है। यस एवरीवन, इसको सब लोगों ने मार्क करना है। अगर मार्क नहीं कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में जाके इसको मार्क करो और अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। क्लियर एवरीवन? से यो सर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक, आई एम ट्राइंग टू रीड ऑल द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में रीड कर रहा हूं, तुमको लाइन टू लाइन का मतलब समझाऊंगा और लाइन टू लाइन का मार्किंग में कराने वाला हूं। कुछ मार्किंग मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, कुछ मार्किंग मैं तुम लोग के साथ करने वाला हूं। सो मेक इट अ पॉइंट कि तुम लोग अपने एनसीईआरटी में चीजें मार्क कर रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी को रीड करना, प्लीज लिसन टू मी। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सबको पता है कि फूड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फूड हमारे लिए आगे जाके एनर्जी का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अंडरलाइन दिस, इंपॉर्टेंट दिस इज कि मेजर कंपोनेंट्स हमारे फूड के क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आई रिपीट, कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे फूड में हमको चाहिए ही चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीन जो है, दीज आर द मेजर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू विटामिन एंड मिनरल्स। ये भी हमको चाहिए रहता है बच्चों लोग, विटामिन एंड मिनरल्स ये भी हमको चाहिए। विटामिन का मतलब क्या है? वाइटल अमाइंस, वाइटल अमाइंस। सो ये वाइटल अमाइंस जो है, ये मिनरल्स जो है, ये भी हमको चाहिए रहता है। बट इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ये स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल प्रपोर्शन में होती है। इसकी रिक्वायरमेंट कैसे विटामिन एंड मिनरल्स की? इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल प्रपोर्शन, it is required in small proportion. So you can mark this up कि vitamins and minerals are required in small quantity and carbohydrates, proteins and fats required in large quantity. Is that clear? ठीक है। फूड हम लोग क्यों खाते हैं बच्चों लोग? फूड का खाने का मतलब क्या है? क्यों खाना चाहिए हमको फूड? बिकॉज फूड से हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। हम सबको पता है हमको फूड से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमको इंटर्न क्या देती है? एनर्जी देती है। और साथ ही साथ में जो तुम लोग का फूड जो तुम लोग खा रहे हो, इसमें से तुमको ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों लोग? ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलते हैं, जो तुम्हारे टिश्यूज के ग्रोथ के लिए या फिर टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए हम लोग को ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमारे फूड से हमको क्या मिल रहा है? हमारे फूड से हमको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी के साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिल रहे हैं। सो एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एनर्जी का काम तो हमको पता है कि हमको जो भी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। बट ऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं? हमारे टिश्यूज को ग्रो करने में, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद कर देते हैं। ठीक है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तुम लोगों ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब तुमने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा हुआ है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है। हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी तुम्हारे कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। हमारे फैट्स की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये भी तुम्हारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए रहते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। सबको समझ में आया? ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? द केमिकल्स विच आर हाइड्रोकार्बन इन नेचर। हाइड्रोकार्बन इन नेचर का मतलब क्या है? उनके मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स होने ही चाहिए। क्लियर?
क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं फिर। क्या बोला मैंने कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स किसके लिए चाहिए? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए चाहिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमने वाटर को मेंशन किया ही नहीं है, तो वाटर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आया है। द वाटर वी टेक इन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कोई मुझे बता सकता है मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एनीबॉडी? Each one of you, can you all tell me what is metabolism? Yes, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखते जाइए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। किसी ने तो लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म का मतलब। यस, ऋतुजा ने लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग, क्या लिखा है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। श्रेया ने लिखा हुआ है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। इरोजा ने लिखा हुआ है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। वैष्णव ने लिखा है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। खुशी लिखती है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बेटा। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, इजेशन, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। बट ये प्रोसेस जो तुम लोग को बोल रहा हूँ मेटाबॉलिज्म, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड पार कर चुके हैं, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो हमको ये चीजें के बारे में पता होना चाहिए। वैष्णवी सिंह कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, अमेय सिंह केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, then Sujal is saying chemical reactions, Piyush is saying metabolism means breaking of molecules, Harshita is saying it is the process to break down a molecule and formation of molecule. Okay, Amir Singh, Anna means formation and Kata means breaking down. Okay, ना बहुत जनों ने बहुत ब्रिलियंटली आंसर किया हुआ है। किसी किसी स्टूडेंट्स ने हाफ आंसर किया, किसी किसी स्टूडेंट्स ने फुल आंसर किया हुआ है। सो आई लेट यू नो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड योर सेल। प्लीज राइट इट डाउन, जिसको जिसको नहीं पता है प्लीज लिखो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड योर सेल। Write it down. The sum total of chemical reactions happening inside your cell is called as metabolism. ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे सेल के अंदर होते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। नाउ ये मेटाबॉलिज्म जो रहता है ना बच्चों लोग, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? एना का मतलब होता है टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, एंड कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सो बड़ा मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाएंगे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या है बच्चों लोग? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करेंगे। दिस छोटा मॉलिक्यूल विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ बड़ा मॉलिक्यूल। Small molecules will come together to form a bigger molecule. Such reaction is referred to as anabolism. So catabolism और anabolism में क्या डिफरेंस है? कैटाबॉलिज्म में चीजें बनती है और चीजें टूटती है। आई एम सो सॉरी, कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती है और एनाबॉलिज्म में चीजें बनती है। इज दैट क्लियर? सो कैटाबॉलिज्म में चीजों का टुकड़ा टुकड़ा होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, बिकॉज कैटाबॉलिज्म भी एक केमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों रिएक्शंस तुम्हारे सेल के अंदर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट में इनको बोलेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या है? द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द सेल इज रेफर्ड टू एज मेटाबॉलिज्म। सबके दिमाग में चमक चमक के चमक गया? यस, चमका सबके दिमाग में?
चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोग पी रहे हैं, ठीक है, वाटर जो हम लोग पी रहे हैं, ये वाटर का काम धंधा क्या है? ये वाटर का काम धंधा क्या है? हमारा जो सेल है ना बच्चों लोग, सेल, ठीक है, हमारे सेल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? What is the percentage of water in our body or in our cell? Let's say for example it is 70 to 75%, कभी 80% भी बोलते हैं कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में. So which means 75% of water is there in our body. So अगर 75% हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है, which means water is a very essential component, right? Water is a very essential component. Now why it is very essential component? Because जो भी chemical reactions तुम्हारे सेल के अंदर होते हैं वो पानी के प्रेजेंस में होते हैं. इज दैट क्लियर? पानी के प्रेजेंस में होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में होते हैं, तभी वो रिएक्शंस हो सकते हैं. अनहाइड्रस कंडीशन में, अनहाइड्रस का मतलब क्या है? विदाउट वाटर कंडीशन, विदाउट वाटर कंडीशन, ANHYDROUS, एनहाइड्रस कंडीशन. एनहाइड्रस कंडीशन मतलब क्या है? अगर मैं पूरे सेल में से पानी को निकाल बाहर फेंकूं तो केमिकल रिएक्शंस कुछ भी नहीं होने वाले हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. क्लियर एवरीवन? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. दैट्स व्हाई आवर सेल कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर? एंड वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन डे टू डे लाइफ. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सिर्फ तुम्हारा जो पानी है, जो पानी तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द वाटर मॉलिक्यूल्स वी टेक इन इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और क्या करता है? एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. हमको पता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए. डिहाइड्रेशन की वजह से हमको चक्कर आना स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन है ये वाटर के वजह से होता है. ठीक है, सो ये वाटर जो अगर हम लोग अच्छे से पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, हमारे सेल्स सूख नहीं जाएंगे, हमारे सेल्स डेसिकेट नहीं होंगे, हमारे टिश्यूज डेसिकेट नहीं होंगे. ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है. और हमारी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए हमको पानी पीने की जरूरत है. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायो, बायो का मतलब क्या? लिविंग. मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज. मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? केमिकल मॉलिक्यूल्स. यस, सो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये तुम्हारे जो फूड में है, ये ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते. आई रिपीट, तुम्हारे फूड के अंदर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते. इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म में वो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. It has to be converted into simple form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. Digestive system एक ऐसे सिस्टम है जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है. Now let's try and understand definition of digestion. यहाँ पे ऑरेंज मैंने हाइलाइटर से टिक मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है. डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. क्या बोला इसका मतलब? कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे. प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स. हम लोग उस चीज को आराम से एब्सॉर्ब कर सकते हैं ऐसे फॉर्म में, उस ऐसे सिंपल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है. और हमको ये किस सिस्टम की मदद से करना है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से करना है. सो तुम्हारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों लोग, वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से डाइजेशन करती है फूड का. बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल का मतलब होता है एंजाइम्स की मदद से. ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं. कौन से एंजाइम्स होते हैं वो हम लोग आगे जाके डिस्कस जरूर करेंगे.
ठीक है, आगे जाके हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बट इतना ध्यान में रखो कि हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करो। जैसे हमारे दांत जो है, हमारे टीथ जो है, वो उस फूड को छोटे 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 निवालों में कन्वर्ट करते हैं, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारे निवाले को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब क्या है कि एक मैकेनिकल वे में उसका डाइजेशन हो रहा है। बट बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल लेवल का डाइजेशन। केमिकल लेवल का डाइजेशन कौन कर रहा है बच्चों लोग? इट इज डन विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड सबके दिमाग में जा रहा है। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें, जो भी मैंने मार्क किया हुआ है उसको अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करो अभी के अभी। नहीं कर रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके हाईलाइट करना, बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव हाईलाइटेड दिस थिंग्स इन योर एनसीईआरटी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक लाइन में से एमसीक्यू बन सकता है, हर एक लाइन में से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। लेट्स मूव अहेड। हम लोग बात करने वाले अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई रिपीट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? उसमें दो हिस्से रहते हैं, दो हिस्से रहते हैं। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल एंड वन इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आई रिपीट, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ऐसे दो हिस्से रहते हैं तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक लंबी सी ट्यूब होती है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, it is a tube like structure, and this alimentary canal is going to start with mouth and it is going to end on anus. ठीक है, सो माउथ से लेकर एनस तक की जो लंबी सी पतली सी ट्यूब है, कभी कभी वो मोटी भी हो जाती, कभी कभी वो पतली भी हो जाती, कभी कभी वो वेवी हो जाती, कभी कभी वो कर्वेशियस हो जाती, कभी कभी वो कॉइल हो जाती है। ऐसी ट्यूब को, ऐसी लंबी सी ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का स्पेलिंग जरा ध्यान से देखो, इट इज नॉट स्टार्टिंग विथ ई, इट इज स्टार्टिंग विथ ए। इट इज एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में। उसको, उसका मतलब क्या है? इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स विथ एनस। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो माउथ और एनस ये जो है, ये अलग अलग ओपनिंग्स है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। माउथ के मदद से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं। अब मैंने कहा माउथ के मदद से फूड को इंजेस्ट किया जाएगा। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग क्या है? INGEST, INGEST, इंजेशन। इंजेशन के प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग खाने का निवाला तुम्हारे प्लेट में से उठाकर तुम्हारे मुंह में डालेंगे, उसका मतलब होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इन इन मतलब क्या है? अंदर जा रहा है फूड, फूड अंदर जा रहा है, माउथ के अंदर जा रहा है। इस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? ई ई मतलब एग्जिट। इजेशन, इजेशन का स्पेलिंग क्या है? EGESTION, EGESTION। इजेशन का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन मतलब आउटसाइड। ठीक है, इजेशन मतलब आउटसाइड। तो अगर तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारे एनस में से बाहर निकल रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। तुम्हारा फूड तुम्हारे बॉडी के अंदर जा रहा है विद हेल्प ऑफ माउथ, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। इंजेशन और इजेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आया? से यो सर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर का मतलब क्या? सबसे आगे की तरफ। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सबसे आगे की तरफ का जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउथ। एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ का ओपनिंग। सो एंटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। आगे वाली ओपनिंग माउथ है, पीछे वाली ओपनिंग एनस है। सो माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। जब तुम लोग अपने मुंह को खोलते हो, अपने लिप्स को एकदम वाइडली ओपन करते हो, ऊपर का लिप नीचे का लिप में बड़ा सा स्पेस आ जाता है, जब तुम अपना मुंह खोलते हो, उसको तुम लोग ओरल कैविटी बोलोगे। ओरल कैविटी का एक और एक नाम है बायोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी।
प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। जब तुम माउथ को खोलते हो, वो खोलने के बाद में जो तुमको कैविटी अंदर दिखाई देती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। नाउ लेट्स लिसन एंड लेट्स हियर द टर्म बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, तुम लोग को यहाँ पे बकल कैविटी जो है वो आगे जाके दिखाई दे सकता है। इसमें डायग्राम में नहीं दिया है, मेरी जो स्लाइड है इसमें दिया हुआ रहेगा कि कैसे बकल कैविटी है, कैसे बकल कैविटी होती है। तो बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले तुमको क्या दिखता है? तुमको दिखते हैं दांत, टीथ्स दिखते हैं, टीथ्स, ठीक है। तो जो टीथ रहते हैं, ये तुम्हारे टीथ जो है वो तुम्हारे बाउंड्रीज की तरफ है। टीथ कहाँ पे? बाउंड्रीज की तरफ है। किसके ऊपर फिक्स हो गए टीथ? तुम्हारे जॉ बोन के अंदर फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। जॉ बोन के अंदर फिक्स कर दिए गए, उसके अंदर जो सॉकेट है, जॉ बोन का जो सॉकेट है, उसके अंदर तुम्हारे टीथ को फिक्स कर दिया गया है। तुम्हारे टीथ के बिल्कुल बीच में, मतलब तुम्हारे माउथ के बिल्कुल बीच में एक टंग है, जो एक मस्कुलर टंग है। इट इज अ मस्कुलर टंग, it is made up of skeletal muscle, it is made up of skeletal muscle, and it is a voluntary muscle। वो एक वॉलेंट्री मसल है, मतलब तुम्हारे बॉडी के कंट्रोल में है वो। मतलब तुम लोग जो भी चीजें बोलना चाहते हो, वो बोलने के लिए, स्पीच के लिए, तुम्हारे माउथ में जब फूड जाता है तो उस माउथ में जो फूड गया है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, तुम्हारे चीजों को अच्छे से क्लैरिटी के साथ स्पीच करने के लिए, ठीक है, स्पीच स्पीच में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारी टंग जो है वो एक प्रॉपर तुम्हारे मस्कुलर कंट्रोल में है, तुम्हारे नर्वस कंट्रोल में है। दैट मसल इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। सो ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ्स एंड अ मस्कुलर टंग इनसाइड इट, ठीक है। सो एक टूथ जो है, अगर हम एक टूथ की बात करते हैं, वो हर एक टूथ जो है वो तुम्हारे सॉकेट के अंदर एम्बेड कर दिया गया है। सॉकेट, सॉकेट मतलब अगर मैं तुम लोग को गम्स ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, दिस इज द गम। सो ये तुम्हारा एक सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर तुम्हारा क्या है? टीथ है। देखो ये गम है तुम्हारा पूरा का पूरा, इस गम के अंदर जो सॉकेट है, इसके अंदर तुम्हारा क्या है? ये ऐसा वाला टीथ है। इज दैट क्लियर? ये सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहता है तुम्हारा टीथ। समझ में आया? और ये सॉकेट तुम्हारा कहाँ पे है? ये सॉकेट है तुम्हारा जॉ बोन के अंदर। तुम्हारे पास में अपर जॉ है एंड लोअर जॉ है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ में से जो लोअर जॉ होता है उसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, अपर जॉ को हम लोग मैक्सिला बोलते हैं। आई रिपीट, अपर जॉ को हम लोग मैक्सिला बोलेंगे, लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलेंगे। तो ये जो जॉ का जो बोन है, मैंडिबल एंड मैक्सिला, इसके अंदर जो सॉकेट है, जो कैविटीज है, उस कैविटी के अंदर तुम्हारा टीथ जो है वो एम्बेड किया गया है। एम्बेड का मतलब क्या? धसा हुआ है, धसा हुआ है, जॉ बोन के अंदर धसा हुआ है। और ऐसे अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। ऐसे अटैचमेंट को, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। जो टीथ्स तुम्हारे जो टीथ्स तुम्हारे जॉ बोन के सॉकेट के अंदर फिक्स कर दिए गए हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। सबके दिमाग में घुस गया है चीज? सबके दिमाग में घुस गया है चीज? थीकोडोंट का मतलब क्या है? कि तुम्हारे टीथ जो है वो जॉ बोन के सॉकेट के अंदर फिक्स कर दिए गए हैं, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क इट अप। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क इट अप। नाउ हाईलाइट हो गया थीकोडोंट। थीकोडोंट के बाद में नेक्स्ट क्या कंडीशन है? मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ्स, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स, मैमल्स मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग मैमरी ग्लैंड्स, सच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर जो क्लास मैमेलिया है उसको बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके पास में दो सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ का मतलब क्या है? उनके लाइफ टाइम में उनके दांत जो है वो दूसरी बार भी आते हैं, मतलब एक बार पहले वाला दांत का सेट गिर जाएगा, फिर दूसरे दांत उनके रिग्रो होंगे, ठीक है। पहले वाला जो दांत है वो जो सेट है वो टूट के गिर जाएगा, उसके बाद दूसरे दांत भी उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो पहला वाला जो दांत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। टेम्पररी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं उसको। इस टेम्पररी टीथ को या फिर मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ का भी नाम दिया गया है। आई रिपीट,
जो टेम्पररी टीथ, जो बच्चे के दूध के जो दांत रहते हैं उसको हम लोग टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर उसको डेसिडुअस टीथ के नाम से भी बोला जाता है। ये डेसिडुअस टीथ या फिर ये जो मिल्क टीथ है ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं इनटू द एडल्ट। एडल्ट मतलब जब इंसान ग्रो होता है इनटू एडल्ट, ये एडल्ट जब ग्रो होता है तो उसमें एक टीथ आता है विच इज परमानेंट। विच इज परमानेंट मतलब क्या है, ये अगर गिर जाएगा तो वापस तीसरा तीसरा सेट ऑफ टीथ नहीं आएगा उसके पास में। ठीक है, परमानेंट टीथ अगर गिर गए तो तीसरा वाला टीथ नहीं आता है, तीसरा सेट ऑफ टीथ नहीं आता है। ठीक है, सो अभी तुम्हारे जो दांत है उसमें से एक भी दांत अगर गिरता है तो यू वोंट गेट अ टीथ ओवर देयर। इज दैट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ या फिर इसको अडल्ट टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर तुम्हारे तुम्हारे लाइफ में तुमको दो सेट्स ऑफ टीथ मिल रहे हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोंट। ठीक है, डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि दो सेट्स ऑफ टीथ होना, वन इज मिल्क टीथ एंड वन इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। इज दैट क्लियर? सो थीकोडोंट और डाइफायोडोंट में क्या डिफरेंस है? थीकोडोंट का मतलब होता है तुम्हारे जॉ बोन के अंदर का जो सॉकेट है उसमें तुम्हारे टीथ धसे हुए हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। और तुम्हारे पूरे के पूरे दांत जो है वो जिंदगी में दो सेट्स के साथ तुम पैदा होते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइफियोडोंट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं तुम लोग को चीजें मार्क करती जाने हैं, बिल्कुल भी भूलना नहीं, मार्क करते जाओ साइड बाय साइड। मैं चीजें एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और मैं चीजें मार्क करने को भी बोल रहा हूं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन लिसनिंग ओनली, यू हैव टू मार्क योर एनसीईआरटी एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टीथ अडल्ट टीथ हो गया, डेसिडियस टीथ टेम्पररी मिल्क टीथ भी हो गया, फिर डाइफियोडोंट का भी नाम हो गया, थीकोडोंट का भी मतलब समझ में आ गया। अब एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने टीथ्स होते हैं बच्चे लोग? 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। जो एक एडल्ट रहता है उस एडल्ट के अंदर 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं, जो कि चार डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आई रिपीट, एडल्ट का जो टीथ है वो 32 होता है, परमानेंट टीथ बोलते हैं उसको। और इस परमानेंट टीथ के चार कैटेगरीज हैं, चार टाइप्स हैं। सो ये चार अलग अलग टाइप के होने की वजह से ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडोंट। बच्चे लोग तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की रहेगी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डोंट, DONT, यहाँ पे भी डोंट है, डोंट, यहाँ पे भी डोंट है, वहां पे भी डोंट है, हेट्रोडोंट। मतलब थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेट्रोडोंट, तीनों के स्पेलिंग्स में डोंट ये शब्द है। डोंट का मतलब क्या होता है? टीथ्स। डोंट ये वर्ड का मतलब क्या होता है? टीथ। ठीक है, सो थीको का मतलब होता है सॉकेट के अंदर, जॉ 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 के सॉकेट के अंदर तुम्हारा टीथ फिक्स करना। डाइफ्यो का मतलब होता है कि टू सेट्स ऑफ टीथ। एंड हेटेरो का मतलब होता है चार प्रकार के दांत। समझ में आया हेट्रोडोंट तक सारी की सारी चीजें? हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, समझ में आ रही है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि डाइफियोडोंट है, थीकोडोंट है, हेट्रोडोंट है, बट हेट्रोडोंट में हमने कहा कि चार प्रकार के दांत है हम लोगों के अंदर। चार प्रकार के दांत है। कौन से चार प्रकार के दांत है बच्चों लोग? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। आई रिपीट, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इंसिजर्स को हम लोग लेटर आई से इंडिकेट करते हैं, कैनाइन्स को हम लोग लेटर सी से इंडिकेट करते हैं, प्री मोलार्स को हम लोग PM लेटर से इंडिकेट करते हैं, एंड मोलार्स को हम लोग M लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो क्या क्या बोला मैंने? कितने चार प्रकार के टीथ्स हैं हमारे हमारे जॉ के अंदर? चार प्रकार के टीथ्स है। कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अभी हमको क्या देखना है? अरेंजमेंट्स ऑफ द टीथ। अरेंजमेंट्स ऑफ द टीथ, टीथ कैसे अरेंज किए गए तुम्हारे जॉ के अंदर, अपर जॉ के अंदर, लोअर जॉ के अंदर, तुम्हारे टीथ कैसे अरेंज किए कर दिए गए हैं, ये हमको पढ़ना है। जब हम लोग टीथ्स की अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, जब हम टीथ्स की अरेंजमेंट को पढ़ते हैं तो हम लोग उसको डेंटिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब क्या होता है? दांतों का अरेंजमेंट, कि प्रीमोलार्स कहाँ पे रहेंगे, मोलार्स कहाँ पे रहेंगे, इंसिजर्स कहाँ पे रहेंगे, कैनाइन्स कहाँ पे रहेंगे, ये हमको देखना है। ये हमको देखना है कि एग्जैक्टली इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे है।
तो जब मैं बोल रहा हूं कि द अरेंजमेंट्स ऑफ द टीथ इनसाइड योर जॉ, this process or this phenomenon is called as dentition. Is that clear? This phenomenon is called as dentition. Dentition का मतलब क्या होता है? The arrangements of teeth inside your jaw. That is called as dentition. Clear everyone? Drop a heart in the chat box everyone. जिसको जिसको यहां तक समझ में आया, drop a heart in the chat box everyone. ठीक है? Now we are going to talk about कि how are the teeth arranged inside the jaw. ठीक है, डेंटिशन की बात करने वाले हैं. बट डेंटिशन से बात करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो तुमको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? कि तुम्हारे जो इंसिजर्स है इसका नंबर कितना है, तुम्हारे जो कैनाइन्स है इसका नंबर कितना है, तुम्हारे जो प्री मोलार्स है इसका नंबर कितना है और मोलार्स का नंबर कितना है. सो ये हमको पता होना चाहिए कि इंसिजर्स कितने नंबर में है, कैनाइन्स कितने नंबर में है, मोलार्स कितने नंबर में है, प्री मोलार्स कितने नंबर में है, हमको पता होना चाहिए. सो इसके लिए तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला. दैट इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डेंटल फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला है. ये 2123. ठीक है, 2123 बाय 2123. क्यों 2123 बाय 2123 लिखा हुआ है? बिकॉज 2123 ऊपर वाला नंबर है और 2123 नीचे वाला नंबर है. ठीक है, मतलब अपर जॉ में भी 2123 रहता है, लोअर जॉ में भी 2123 रहता है. इज दैट क्लियर? दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलार्स और तीन मोलार्स. इज दैट क्लियर? दो इंसिजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलार्स और एक मोलार. ऐसा नंबर तुम लोग को दिखाई देगा ऊपर के जॉ में, दैट इज अपर जॉ, दैट इज मैक्सिला, एंड लोअर जॉ दैट इज मैंडिबल. ये दोनों के जॉ में यही नंबर रहता है, ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है, एंड दैट इज योर डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123. इज दैट क्लियर? कूल एवरीवन. चलिए नाउ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पूछा जा सकता है. ओके ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे नीट में पूछा जा सकता है. विच इज द टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? विच इज द टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो आंसर आएगा एनामल. क्या है आंसर? एनामल. ENAMEL. I repeat, which is the toughest substance of the human body? The answer is enamel. आंसर इज एनामल. नाउ व्हाट इज दिस एनामल? एनामल जो है ये तुम्हारे दांत के ऊपर का कोटिंग होता है. दांत जो है ना, दांत तुम्हारा बनता किसके वजह से? एनामल की वजह से बनता है. सो तुम्हारे टीथ इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज किससे बने हुए वो लोग? एनामल से बने हुए. सो विच इज द टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर ह्यूमन बॉडी? दैट इज कॉल्ड एज एनामल. याद रहेगा सबको एनामल. ना ये जो एनामल है ये टफेस्ट सब्सटेंस तो है, बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द टफेस्ट बोन, विच इज द टफेस्ट बोन ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, तो आंसर आएगा क्रेनियम. ठीक है बच्चों लोग, बोन और सब्सटेंस में डिफरेंस होता है. ठीक है, टफेस्ट सब्सटेंस क्या है? एनामल. टफेस्ट बोन कौन सा है? क्रेनियम. क्रेनियम मतलब जहां पे तुम्हारा ब्रेन लोकेटेड रहता है. ठीक है, रूफ ऑफ योर स्कल, रूफ ऑफ योर स्कल इज कॉल्ड एज क्रेनियम. तुम्हारा जो खोपड़ी है, तुम्हारा जो मुंह है, ठीक है, जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी के जो ऊपर का जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम. और ये क्रेनियम तुम्हारा टफेस्ट बोन है बिकॉज उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन, उसके बिल्कुल ही नीचे. ठीक है, सो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो क्रेनियम है, इट इज द टफेस्ट बोन. And toughest substance of your human body is called as enamel. सबको याद रहेगा? Say yo sir in the chat box everyone. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में. द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो कि तुम्हारे टीथ जो रहते हैं, तुम्हारे दांत जो रहते हैं, वो मैस्टिकेशन करने में मदद करते हैं. मैस्टिकेशन इज अ हाई-फाई इंग्लिश वर्ड फॉर च्यूइंग. ठीक है, मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? मैस्टिकेशन का मतलब होता है छोटे 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 पीसेस में तुम्हारे फूड को च्यू करना, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन. फाइन फाइन पार्टिकल्स में उसको ग्राइंड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन. नाउ अब मैस्टिकेशन करते वक्त तुम्हारी जो टंग रहती है
जो टंग रहती है इट इज फ्रीली मूवेबल, तुम्हारी टंग यहाँ से वहां मूव कर सकती है, तुम्हारे पूरे के पूरे बकल कैविटी के अंदर तुम्हारी टंग क्या करती है, फ्रीली मूव कर सकती है, और वो तुम्हारे पूरे के पूरे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते रहती है। ना ये जो तुम्हारी टंग है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, इट इज अंडर अवर वॉलंटरी कंट्रोल, और इसी के साथ में जो टंग है ये तुम्हारे फ्लोर के ऊपर है, फ्लोर तुम्हारे बकल कैविटी के पास में एक रूफ होता है, रूफ मतलब ऊपर वाला हिस्सा, छत वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज फ्लोर। सो जो फ्लोर है तुम्हारी बकल कैविटी का इट इज मेड अप ऑफ टंग, ठीक है। तुम्हारी बकल कैविटी के जो साइड्स है, ठीक है, बकल कैविटी के जो साइड्स है इट इज मेड अप ऑफ चीक्स, द फ्लोर इज मेड अप ऑफ टंग, एंड द रूफ इज मेड अप ऑफ पैलेट। लिखो, रूफ इज मेड अप ऑफ पैलेट, फ्लोर इज मेड अप ऑफ टंग, एंड चीक्स इज मेड अप ऑफ, सॉरी, साइड इज मेड अप ऑफ चीक्स। सो फ्लोर टंग है, रूफ पैलेट है, पैलेट का स्पेलिंग PALATE, पैलेट का स्पेलिंग PALATE, पैलेट, ठीक है। साइड्स में जो है दैट इज कॉल्ड एज चीक्स, लेफ्ट साइड पे भी चीक है, राइट साइड पे भी चीक है। तुम्हारा जो फ्लोर है वो बना हुआ है टंग से, रूफ जो है वो बना हुआ है तुम्हारा पैलेट से। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि जो तुम्हारे टंग है, जो तुम्हारी टंग है वो तुम्हारे जमीन के साथ में, तुम्हारा जो बकल कैविटी की जो फ्लोर है, बकल कैविटी की जो जमीन जैसा लेयर है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तुम्हारी टंग नीचे से जुड़ी हुई है, तुम लोगों ने अगर देखा रहेगा तुम्हारी टंग को ऐसे ऊपर ऊपर उठाकर तुम लोगों ने देखा रहेगा, ठीक है। अगर तुम टंग को रूफ के साथ में चिपका देते हो, ऐसे ऊपर की तरफ देखते हो तो तुम लोग को नीचे कैसा एक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके साथ में तुम्हारी टंग नीचे से फ्लोर के साथ में जुड़ी हुई है। उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। आई रिपीट, तुम्हारी टंग जो है वो तुम्हारे फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी के साथ में जुड़ी हुई है जिसका नाम है फ्रेन्यूलम। क्या नाम है उसका? फ्रेन्यूलम, ठीक है। मतलब अगर मैं टंग को ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दूं, ऐसे ऊपर की तरफ टंग दिखा दूं, तो ऐसे यहाँ पे ना ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे तुम लोगों ने देखा रहेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम। ये फ्रेन्यूलम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर which is attaching your tongue to the floor of the buccal cavity. Is that clear? Frenulum is a structure which is attaching your tongue to the floor of the buccal cavity. Cool? MCQ है ये, MCQ। चलिए, फ्रेन्यूलम का मतलब समझ गया। उसके बाद में हमको क्या डिस्कस करना है कि जो तुम्हारी टंग है इसके जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है इसके ऊपर छोटे 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 क्या रहते हैं? पैपिले रहते हैं। तुम लोगों ने देखा रहेगा, तुम लोगों ने देखा रहेगा कि जब तुम्हारी टंग तुम देखते हो बच्चे लोग, जब तुम्हारी टंग तुम देखते हो तो उस टंग के ऊपर ना ऐसे, ये अगर टंग है रफली ट्रायंगुलर रहती है, इस टंग के ऊपर ना छोटे 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 ऐसे डॉट्स रहते हैं। देखा है सब लोगों ने जब टंग हैंग करते हो तो, ठीक है, ऐसे डॉट्स रहते हैं, ऐसे डॉट्स रहते हैं। ये डॉट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर कॉल्ड एज पैपिले, दीज आर कॉल्ड एज पैपिले, ठीक है। टंग के ऊपर ऐसे छोटे 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 डॉट्स रहते हैं। इन डॉट्स का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है पैपिले। अब ये पैपिले क्या होते हैं बच्चों लोग? इट इज इस पैपिले के अंदर तुम्हारे टेस्ट बड्स होते हैं। इस पैपिले के अंदर तुम्हारे टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स का मतलब क्या? जो तुम लोग को टेस्ट समझ में आता है फूड का, खट्टा है, तीखा है, या फिर तीखा ये टेस्ट ही नहीं है बच्चों लोग, मैं तुम लोग को बताऊंगा तीखा टेस्ट क्यों नहीं है। जो खट्टा है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, कड़वा है, ठीक है, सॉल्टी टेस्ट है, ये सारी टेस्ट तुमको, नमकीन टेस्ट, ये तुम लोग को पता क्यों चलती है? मीठा टेस्ट तुमको पता क्यों चलता है? बिकॉज तुम्हारे पैपिले के अंदर क्या रहते हैं बच्चों लोग? टेस्ट बड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? टेस्ट बड्स रहते हैं। सो रफली ट्रायंगुलर तुम्हारी टंग रहती है, उसके ऊपर छोटे 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 छोटे, उसके ऊपर के सरफेस के ऊपर, उसके अपर सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं? छोटे 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 प्रोजेक्शंस रहते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्शंस का नाम क्या है? पैपिले। और ये पैपिले के अंदर क्या रहता है? टेस्ट बड्स। इज दैट क्लियर? पैपिले का ये जो पॉइंट है ये बहुत वन लाइन में दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। यस, से यो, पैपिले का ये जो पॉइंट है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन का दिया हुआ है।
बट एग्जाम में ना तुम लोग को पैपिले के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कितने प्रकार के पैपिले होते हैं, कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं है, कौन से पैपिले तुम्हारे टंग के एकदम पीछे की तरफ है, कौन से पैपिले तुम्हारे टंग के एकदम आगे की तरफ है, कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं है। ऐसे सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, बराबर। तुम लोग बोलोगे कि सर इसमें तो एनसीईआरटी में तो ये सब चीजें नहीं दी हुई है, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये सारी चीजें तुम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हो? मेरे पीपीटीज के अंदर। क्लियर? फंगी फॉर्म पैपिले, फिली फॉर्म पैपिले, सरकम वैलेट पैपिले, ये सारे पैपिलेस का डिस्कशन हम लोग कब करने वाले हैं? जब हम लोग एनसीईआरटी का होने के खत्म होने के बाद में जब हम पीपीटीज पढ़ेंगे ना, तब तुम्हारा वो डिस्कशन होगा। क्लियर? एकदम डिटेल में हम पैपिले को डिस्कस करने वाले हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट कि सर ये कहाँ से आया, किधर से आया, कैसे सॉल्व करूँ, कैसे नहीं समझ में आ रहा है। ये सारा जो डिस्कशन है तुम लोगों का पीपीटीज के थ्रू में करने वाला हूँ। क्लियर एवरीवन? से यो सर। चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो तुम्हारी टंग है इसके ऊपर पैपिले है, पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं। सारे के सारे एक चीज याद रखो, सारे के सारे पैपिलेस में टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। कुछ एक प्रकार का पैपिले है जिसमें टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होता है, और बाकी के सारे पैपिलेस में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कुछ एक प्रकार का पैपिले है जिसमें टेस्ट बर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है ना। मूविंग ऑन द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फैरिंग्स। अगर तुम लोग अपने मुंह को पूरी तरीके से खोलोगे, अगर तुम अपने मुंह को पूरी तरीके से खोलोगे तो तुमको क्या पता चलेगा कि वहां पे कैविटी दिखाई देगा, एक पैसेज दिखाई देगा। उस पैसेज में तुम्हारा फूड पाइप और विंड पाइप आकर मिलता है। ठीक है? तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कॉमन पैसेज है, जो कॉमन पैसेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फैरिंग्स। क्या बोलते हैं? फैरिंग्स। क्लियर? फैरिंग्स को आम भाषा में थ्रोट भी बोला जाता है। अब समझ में आया फैरिंग्स क्या होता है? थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो थ्रोट का इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? थ्रोट का मतलब होता है जहां पे तुम्हारा एयर वे और तुम्हारा फूड वे मिक्स हो रहा है या फिर एक जगह पे आके मीट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। क्लियर एवरीवन? नाउ तुम्हारे एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन कर दो, फटाफट मेंशन कर दो। मैं तुम लोग को बताने वाला हूं अभी जो चीज, कि तुम्हारा फूड वे और एयर वे जो है वो एक जगह पर आकर मीट करेगा। दैट पैसेज, दैट कॉमन एरिया इज कॉल्ड एज फैरिंग्स या फिर थ्रोट। क्लियर वैष्णवी? ओके। नाउ वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर, जो कि मैं तुम लोग को नोट डाउन करने के लिए बोल रहा था। तुम्हारे फूड पाइप का जो ओपनिंग है, ठीक है, तुम्हारे फूड पाइप का जो ओपनिंग है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे मैं तुम लोग को फूड पाइप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने तुम्हारा नोज बनाया, नोज के साथ में ये तुम्हारा मैंने लिप्स बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये तुम्हारा माउथ हो गया। ठीक है, ये उस इंसान की गर्दन हो गई। बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसी के साथ में मुझे बनाना है तुम्हारा विंड पाइप। विंड पाइप में बनाऊंगा पर्पल कलर से। ठीक है, विंड पाइप में बना रहा हूं पर्पल कलर से। और फूड पाइप मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर से। फूड पाइप में बना रहा हूं ग्रीन कलर से। सबको दिखाई दे रहा है फूड पाइप और विंड पाइप? ठीक है। एक चीज किसी ने ऑब्जर्व की कि मैंने फूड पाइप और विंड पाइप कहां पे बनाया? फूड पाइप और विंड पाइप का पोजीशन मैंने कैसे बनाया? पैरेलल पैरेलल बनाया? पैरेलल पैरेलल बनाया? यस और नो? यस और नो? बट तुम्हारा फूड पाइप आगे है या विंड पाइप आगे है? तुम्हारे गले की तरफ, नेक की तरफ फूड पाइप आता है या विंड पाइप आता है? जल्दी से बताओ। नो बेटा। खुशी गुप्ता, कैसे दिख रहा है सबको बराबर से? देखो बराबर से। पर्पल कलर का विंड पाइप है, ग्रीन कलर का फूड पाइप है गाइस। पर्पल कलर का विंड पाइप है, ग्रीन कलर का फूड पाइप है। ऐसे क्या कर रहे हो बच्चे लोग? कैसे फूड पाइप आगे आएगा? कैसे? कैसे? यही मुझे बताओ कैसे? आगे फूड पाइप नहीं आएगा, आगे विंड पाइप आएगा। तुम्हारा जो नेक रीजन है, तुम्हारा जो गला है, वहां पे क्या आएगा? कौन सा पाइप आएगा? विंड पाइप आएगा। और उसके पीछे की तरफ कौन सा पाइप रहेगा? पैरेलल जाएगा उसके पाइप, फूड पाइप जाएगा। क्लियर एवरीवन?
सो ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप की ओपनिंग है। देखो ये बच्चे लोग मैं क्या बता रहा हूं, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप की ओपनिंग है। ओपनिंग दिखाई दे रही है सबको? ओपनिंग दिखाई दे रही है सबको? इसी के साथ में ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप की ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप। सो जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। लिखो वहां पे, ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, GLOTTIS। लिखो वहां पे, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। ठीक है? ग्लॉटिस क्या होता है? GLOTTIS। ग्लॉटिस क्या होता है? विंड पाइप की ओपनिंग, दिस इज द ग्लॉटिस। ये वाला जो दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। फूड पाइप का जो ओपनिंग है, ये फूड पाइप है, इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट। गलेट, GULLET। सो गलेट और ग्लॉटिस में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप। सबके दिमाग में घुस गया? अपने एनसीईआरटी में इसको लिखो अभी के अभी, अभी के अभी। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलेट। अलग अलग ओपनिंग्स है बच्चों लोग, अलग अलग ट्यूब्स भी है। तो विंड पाइप का ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस और फूड पाइप के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं गलेट। विंड पाइप का एक नाम है जिसका नाम है ट्रेकिया। विंड पाइप का और एक नाम क्या है बच्चों लोग बायोलॉजी के वर्ल्ड में? ट्रेकिया। एंड फूड पाइप का एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज गलेट। सॉरी, फूड पाइप का एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ठीक है? सो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस तुम्हारा फूड पाइप है और तुम्हारा विंड पाइप क्या है? ट्रेकिया। क्लियर एवरीवन? सो ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, इसका ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। फूड पाइप यानी कि तुम्हारा ईसोफेगस, इसके ओपनिंग का नाम है गलेट। दोनों की अलग अलग ओपनिंग होती है। क्लियर? नाउ इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब ये वाला जो कॉमन जगह है, ये वाला जो कॉमन पैसेज है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप आकर मिल रहे हैं, इस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। सो फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन जगह, कॉमन पैसेज। जैसे हमारे रास्ते में चौक नहीं होता है कि दो चार रास्ते एक साथ आकर एक जगह पर मिल जाते हैं। वहां पे तुम्हारा शिवाजी महाराज का स्टैचू रहेगा या फिर ज्योतिबा फुले का स्टैचू रहेगा। ठीक है? बहुत बड़े बड़े इंसानों का स्टैचू रहेगा, अंबेडकर जी का स्टैचू रहेगा। मतलब क्या है कि जो कॉमन पैसेज है वहां पे, उस कॉमन पैसेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स बोल रहे हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार नहीं, हम लोग जब लोग फूड खाते हैं, हम लोग जब लोग फूड खाते हैं तो वो फूड किधर जाना चाहिए? फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस में जाना चाहिए या विंड पाइप ट्रेकिया में जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए? फूड हम लोग जो खा रहे हैं वो फूड पाइप में जाना चाहिए दैट इज ईसोफेगस में जाना चाहिए या विंड पाइप ट्रेकिया में जाना चाहिए? जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, फूड पाइप में जाना चाहिए। इसीलिए ये दोनों एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है। तो गलती से भी अगर फूड तुम्हारा विंड पाइप में जाता है तो प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम होगा। हमको नहीं चाहिए विंड पाइप में फूड। तो इसीलिए उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, ढक्कन। ठीक है? इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है, यस, ग्लॉटिस के ऊपर है ये स्ट्रक्चर। ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, इसके ऊपर है ये स्ट्रक्चर। यस एवरीवन? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? तुम्हारे फूड पाइप को, सॉरी विंड पाइप को कवर कर देगा।
तुम्हारे विंड पाइप को कवर कर देगा जब भी कभी तुम लोग खाना निगलते हो तब, ठीक है, स्वॉलो करते हो ना फूड को, तब क्या हो जाता है, तुम्हारा एपिग्लॉटिस तुम्हारे ग्लॉटिस को कवर कर देगा, ताकि विंड पाइप में खाना ना जाए, तुम्हारे फूड पाइप में ही खाना चले जाए। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ग्लॉटिस क्या करने वाला है, सॉरी एपिग्लॉटिस क्या करने वाला है, तुम्हारे ग्लॉटिस दैट इज ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को कवर करेगा जब भी कभी हम लोग फूड खाते हैं तब। तो ये कवर करने के बाद में क्या करेगा, ये तुम्हारे फूड पाइप में तुम्हारे आगे के फूड को पास करेगा, तुम्हारे विंड पाइप में कभी भी पास होने के लिए नहीं करेगा, ठीक है, सो पास नहीं होने देगा उसमें विंड पाइप में फूड। चलिए, so epiglottis is that structure which is helping your food to pass directly into what, to pass directly into the food pipe, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमको क्या पढ़नी है बच्चों लोग, कि तुम्हारा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ईसोफेगस इन द ट्रेकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, हम सबको पता ही है। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. ऑलरेडी क्लियर कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज अ कार्टिलेजिनस, इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, इट इज नॉट मेड अप ऑफ मसल, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। It is not made up of bone, it is not made up of muscle, it is made up of cartilage. It is a cartilaginous flap-like structure, also called as epiglottis, which prevents the entry of the food into the glottis. समझ में आया? Is that clear? Now, यहाँ पे तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम तुम लोग को दी गई है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको दी गई है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग आगे का हिस्सा देखते हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहता है, माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर क्या ओपन होता है, ओरल कैविटी, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। इस बकल कैविटी के अंदर क्या रहता है, टंग रहता है, टीथ रहता है, चीक्स रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग, बट हाल फिलहाल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर रहे हैं। सो माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के यहाँ पे तुम लोग को फूड पाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको विंड पाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो फूड पाइप एंड विंड पाइप इज पैरेलल टू ईच अदर। नाउ फूड पाइप को हम लोग बोल रहे हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस क्या है, एक लंबी सी ट्यूब है, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, इट इज गोइंग टू कनेक्ट योर फेरिंग्स टू द जे शेप्ड स्टमक। तुम लोग को ये स्टमक दिखाई दे रहा है, ये वाला लेबलिंग्स दिखाई दे रहे हैं सबको, स्टमक, it is a J shaped muscular organ, it is a J shaped muscular organ, write it down, स्टमक के बाजू में वहां पे जो लेबल है उसके यहाँ पे लिखो J shaped muscular organ, J shaped muscular organ, स्टमक कैसा है, J shape का है, J, ठीक है। so it is a J shaped muscular organ called as stomach, it is a muscular organ, it is going to crush your food, it is going to digest your food। इसी के साथ में आगे जब स्टमक निकलेगा, स्टमक के यहां से जो पाइप निकलेगा, ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला हिस्सा, अपर वाला हिस्सा। अपर वाला हिस्सा कौन सा है, डिओडेनम। ये डिओडेनम कौन से शेप का है बच्चों लोग, कोई मुझे बता सकता है इस शेप को देखकर क्या शेप है ये, व्हाट इज द शेप। स्टमक तुम्हारे जे शेप का है, तो डिओडेनम कौन से शेप का है, absolutely clear, Amruta, Khushi, Vaishnavi, Harshita, it is a C-shaped structure, C for cat, C-shaped structure होता है, that is called as duodenum। ये duodenum आगे जाके खुलेगा into a structure called as jejunum, ठीक है। jejunum के बाद में एक structure आएगा that is called as ileum, ठीक है। ileum के बाद में तुम लोगों को एक structure दिखाई देगा that is called as cecum। ये cecum क्या है, it is a part of your large intestine, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सीकम के एंड पे क्या रहता है, छोटा सा एक पतला सा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स रहता है, ठीक है।
सो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसमें क्या क्या है, स्टार्टिंग में क्या रहता है, सीकम रहता है, सीकम के ऊपर एक छोटा सा पतला सा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ ऊपर ऊपर हम लोग जब जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन। ध्यान से सुनो, इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन। ये साइड की तरफ जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलॉन। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलॉन। समझ में आया? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, descending colon are the parts of your large intestine. Clear? Ascending colon, transverse colon, descending colon. सबको समझ में आ रहा है ये चीजें? ठीक है। सो इसी के साथ में एक छोटा सा कोलॉन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कोलॉन का नाम है सिग्मोइड कोलॉन। तुम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एस शेप कोलॉन, एस शेप कोलॉन, ठीक है, एस शेप है ये, एक एस शेप का कोलॉन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलॉन। क्या नाम है इसका? सिग्मोइड कोलॉन। एस शेप कोलॉन इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलॉन। जो कोलॉन ऊपर की तरफ जाता है इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, जो कोलॉन साइड की तरफ जाता है इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलॉन, और जो कोलॉन नीचे की तरफ आता है इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलॉन। एस शेप का कोलॉन इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कोलॉन, और सिग्मोइड कोलॉन के आगे क्या रहता है, छोटा सा एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, तुम्हारे फीकल मैटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। फीकल मैटर को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है बच्चे लोग? रेक्टम। रेक्टम इज गोइंग टू स्टोर व्हाट? रेक्टम इज गोइंग टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट, द फीकल मैटर। इज दैट क्लियर? And what is the function of anus? What is the function of anus? Anus is going to remove all the waste product. ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारे रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है, उस रेक्टम के अंदर से स्टोर वाले जो एनस है उसके अंदर से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा एनस कर रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है बच्चों लोग? एनस कर रहा है। क्लियर एवरीवन? वापस से एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं, कौन से पार्ट्स है? माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, डियोडेनम के बाद आता है जिजुनम, इलियम, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा रेक्टम, ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम के बाद में आता है तुम्हारा सॉरी सीकम, सीकम के बाद में आता है तुम्हारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसको लटका हुआ रहता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के थोड़े ऊपर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, देन डिसेंडिंग कोलॉन, देन सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड एनस। क्लियर एवरीवन? सबके दिमाग में घुस गया ये पूरी ट्यूब? दिस एंटायर ट्यूब इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इज दैट क्लियर? ठीक है, सबको समझ में? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। Yes, so we'll begin with something, or we'll continue with something called as the esophagus. Okay, हम लोग esophagus की बात कर रहे हैं। Esophagus क्या है बच्चों लोग? Esophagus is a very long tube. It is a very long tube. You can see here कि pharynx से लेकर ये stomach तक जा रही है, pharynx से लेकर ये कहाँ तक जा रही है? stomach तक जा रही है, ठीक है। सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। सो जब भी खाना तुम लोग खाते हो, फायरिंग से तुम जब तुम लोग निगलते हो, स्वॉलो करते हो, स्वॉलो करने के बाद में जो ईसोफेगस में आता है, तो ईसोफेगस से खाना नीचे 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 जाता है। सो जो नीचे जा रहा है उस प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए, या फिर वो खाना अच्छे से नीचे जाने के लिए एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। लिखो वहां पे, पेरिस्टालसिस, PERISTALSIS, PERIS, पेरिस, TAL, टाल, सिस, SIS, सिस, पेरिस्टालसिस। लिखा सबने? पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस ये प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है बच्चों लोग? पेरिस्टालसिस का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर इसोफेजियल मसल्स। What is peristalsis? Rhythmic contraction and relaxation of your esophageal muscles is called as peristalsis. Clear everyone? Say yo sir in the chat box.
मतलब खाने का निवाला अगर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, खाने का निवाला मतलब बोलस अगर यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होगा। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट होगा इसोफेगस, रिलैक्स होगा इसोफेगस, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, अंदर की तरफ दब जाएगा वो इसोफेगस, बाहर की तरफ खुल जाएगा वो इसोफेगस, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर इसोफेजियल मसल्स। तो ये सिर्फ इसोफेगस में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इसोफेगस में नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे डिओर्डनम में भी होता है, ये तुम्हारे जेजुनम में भी होता है, ये तुम्हारे असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन में भी होता है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। पेरिस्टाल्सिस क्यों होता है? चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो फूड को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो वेस्ट को आगे ढकलने की बात हो, ये ढकलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। क्लियर है सबको? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है, ये नेक से होते हुए थोरैक्स तक जाता है, थोरैक्स से होते हुए डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टमक, इसमें खुलेगा। स्टमक का शेप कैसे बच्चों लोग? जे शेप। मैंने लाख करोड़ों बार बताया है कि जे शेप्ड है तुम्हारे स्टमक का शेप, ठीक है। और कोई भी शेप मत लिखो, यू शेप, जेड शेप, डब्ल्यू शेप, ऐसा कोई शेप नहीं। इट इज अ जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर। कौन? स्टमक। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलिए इसी के साथ में हम लोग स्टमक का डिस्कशन करते हैं। अगर मैं स्टमक को ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं स्टमक को कैसे ड्रॉ करूंगा? कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये स्टमक को मैंने ईसोफेगस को ड्रॉ किया, ईसोफेगस के यहां से मैंने ऐसे स्टमक को ड्रॉ किया, ऐसे जाते 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 ऐसे। इट इज अ वेरी रफ डायग्राम गाइस, सो मेक इट अ पॉइंट कि तुम लोग को चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। ऐसा है तुम्हारा स्टमक। यस एवरीवन? यस और नो? ईसोफेगस को मैंने ड्रॉ किया थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ का डिओर्डिनम का थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नीचे वाला पार्ट। सो ये स्टमक है तुम्हारा, ये स्टमक है तुम्हारा। तो स्टमक में क्या हो रहा है? स्टमक के अंदर तुम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है जो ईसोफेगस के साथ में जुड़ा हुआ है, आई रिपीट, जो ईसोफेगस के साथ में जुड़ा हुआ है, दैट हिस्सा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर मसल। आई ड्रॉ द स्फिंक्टर मसल विद अनदर कलर। लेट्स से मैं यहाँ पे तुम लोग को स्फिंक्टर मसल दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। ये स्फिंक्टर मसल है यहाँ पे, और ये स्फिंक्टर मसल यहाँ पे भी है, ठीक है। सो दो जगह पे तुम्हारे स्टमक पे स्फिंक्टर्स लगाए गए हैं। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे स्फिंक्टर का मतलब? व्हाट इज द रीजन व्हाई स्फिंक्टर्स शुड बी देयर? Absolutely clear, Kushi Gupta. It is a sphincter. It is a muscle. It acts like a guard. वो क्या करेगा? तुम्हारे substances को होल्ड करके रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। मतलब जब स्टमक में डाइजेशन होता रहेगा, यहाँ पे स्टमक में चीजें घूमती रहेंगी, जैसे वॉशिंग मशीन में चीजें घूमती है ना, चर्न होती है, चर्न, वैसे ही तुम्हारे स्टमक में भी चीजें घूमेंगी। वैसे ही चर्न करते टाइम पे वो चीजें ऊपर भी तो जा सकती है, यस और नो? ऊपर भी तो जा सकती, वापस से तुम्हारे इसोफेगस में चली गई, इसोफेगस से तुम्हारे माउथ से बाहर। ऐसे आता है कभी चीजें बाहर? नहीं आता है ऐसे बाहर। क्यों नहीं आता है? बिकॉज वहां पे क्या रहता है? वहां पे स्फिंक्टर मसल है जो चीजों को रोक के रखता है, ठीक है। जब हम लोग फूड को खाते हैं, वो फूड खाने के बाद में स्टमक में जाता है, स्टमक में इसका चर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। चर्निंग प्रोसेस के टाइम पे वो ब्रेक डाउन होता है मैकेनिकली और केमिकली भी। तो उस प्रोसेस में ऊपर नहीं आना चाहिए वो फूड, इसीलिए वहां पे वो बैठना चाहिए। उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, और यहाँ पे भी वो एक स्फिंक्टर होता है, ताकि इसमें से फूड लीक होकर जल्दी से डिओर्डनम में ना पहुंचे। फूड जल्दी से डिओर्डनम में ना पहुंचे, ये हमारा एक मेन काम है, इसलिए वहां पे एक स्फिंक्टर मसल है। दोनों एंड्स के पास में स्फिंक्टर मसल है, दोनों ओपनिंग्स के यहाँ पे क्या है? स्फिंक्टर मसल्स है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। once again I'll try to draw the stomach.
वंस अगेन आई ट्राई टू ड्रॉ द स्टमक, और उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग लेबल करेंगे। उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग लेबल करेंगे। स्टमक के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग हिस्से होते हैं। लेट्स ड्रॉ द स्टमक वंस अगेन। दिस इज द स्टमक, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। सो ये स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टमक। जो स्टमक का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फंडिक स्टमक या फंडस, ठीक है। आई रिपीट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, बॉडी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक, पाइलोरिक। इसका डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि तुम्हारा स्टमक 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहां पे तुम्हारा ईसोफेगस जुड़ा हुआ है तुम्हारे स्टमक के साथ में, वो वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्टमक, ठीक है, ठीक है। सो जो वाला हिस्सा तुम्हारे ईसोफेगस के साथ में जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक के ठीक नीचे आता है फंडिक स्टमक, ठीक है। फंडिक के बाद में आता है बॉडी वाला हिस्सा, और बॉडी वाले हिस्से के ठीक नीचे आता है जहां पे तुम्हारा डिओडनम जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी, ऐसे 4 हिस्से हैं उसके। चलिए फटाफट क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल जो तुम्हारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होगा, ठीक है, जो स्फिंक्टर मसल जो तुम्हारे ईसोफेगस और तुम्हारे स्टमक के बीच में होगा, इस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ये वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्टमक के साथ में। इसोफेजियल ये वर्ड किसके साथ में जुड़ा हुआ है? इसोफेगस के साथ में। सो जो स्टमक का जो हिस्सा है, स्टमक का जो हिस्सा है और तुम्हारा इसोफेगस का जो हिस्सा है, इसके बीच में जो एक स्फिंक्टर मसल है, इस स्फिंक्टर का नाम क्या बच्चों लोग? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर एवरीवन? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ये वर्ड स्टमक के साथ में, स्टमक का मतलब होता है, ठीक है। ओके किसी किसी ने बोला कि एनसीईआरटी में सर पहले फंडस दिया हुआ है, पहले फंडस दिया हुआ है। इसका पूरा डिस्कशन मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट इट, डर मत जाओ। फंडस दिया है, फंडिक दिया है, कार्डियक पहले दिया है। डोंट वरी, डोंट टेक प्रेशर, मैं कुछ गलत नहीं सिखाने वाला हूँ। रुको जरा, रुको रुको, ठीक है। हाँ, मैंने देखा 2-3 जनों की कमेंट्स देखे, सर एनसीईआरटी में फंडस दिया हुआ है तो मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। रुको जरा, 2 मिनट के लिए रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही है, पहले उस पर फोकस करो। मैंने क्या बोला कि तुम्हारा ईसोफेगस और तुम्हारे स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर मसल होता है, उस स्फिंक्टर मसल का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये सबके दिमाग में घुस गया पहली बात तो, ठीक है ना। ये जो स्फिंक्टर है बच्चों लोग, ये जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे तुम लोगों को ये स्फिंक्टर क्यों होता है? सबसे पहली बात, क्योंकि ये स्टमक में जो चीजें चर्न हो रही है, स्टमक में जो चीजें घूम रही है, स्टमक में जो चीजें डाइजेस्ट हो रही है, वो ऊपर इसोफेगस में नहीं जानी चाहिए। दैट्स वाई वहां पे क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है। नेक्स्ट, द स्टमक located in the upper left portion of the abdominal cavity. Underline this, अंडरलाइन दिस। स्टमक कहां पे लोकेटेड है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमको स्टमक का पोजीशन पता चला, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आया? क्लियर ना? स्टमक के अलग अलग पार्ट्स कौन से? स्टमक के अलग अलग हिस्से कौन से? इट हैज 4 मेजर पार्ट्स। इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आएगा कार्डियक पोर्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों लोग? कार्डियक पोर्शन। सो इट हैज 4 मेजर पार्ट। सबसे पहले का कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन्स, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रहेगा? कार्डियक स्टमक, जिसमें क्या ओपन हो रहा है? इसोफेगस।
अब सबके दिमाग की बत्ती जली। ईसोफेगस कौन से स्टमक के पोर्शन में खुल रहा है? कार्डियक स्टमक। उसके बिल्कुल ही नीचे क्या रहता है? फंडिक स्टमक। ठीक है, फंडिक रीजन रहता है। द पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स, ठीक है, द कार्डियक पोर्शन का मतलब क्या होता है? इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स। अ फंडिक रीजन, अ बॉडी, बॉडी का मतलब क्या? मेन सेंट्रल रीजन। अगर मैं स्टमक का मेन सेंट्रल रीजन की बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। और लास्ट पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक। स्पेलिंग को ध्यान में रखो, पाइरोलिक मत लिखो, पाइलोरिक है ये, PYLORIC। क्लियर एवरीवन? सो कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। वन लास्ट टाइम, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डियक स्टमक किधर है? कार्डियक स्टमक उधर है जहां पे तुम्हारा ईसोफेगस ओपन होता है। फंडिक उसके ठीक नीचे, बॉडी सबसे बीच वाला पार्ट, और पाइलोरिक जो है वो सबसे एंड एंड वाला पार्ट तुम्हारे स्टमक का। क्लियर है सबको? डन डना डन? ठीक है, अब तुमको क्या पढ़ना है? इंटेस्टाइन का सबसे छोटा वाला पार्ट पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिस्टिंग्विशेबल पार्ट है वो पढ़ना है। कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिओडेनम, the middle one is called as jejunum, and the last one is called as ileum. I repeat, duodenum, jejunum, ileum। तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा, DJI, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब सबसे पहली बात तुम लोग को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज सबसे लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया है? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर लंबा होता है, मोटा होता है। क्लियर एवरीवन? लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। डायमीटर के ऊपर से नाम दिया गया है, लंबाई के ऊपर से नहीं, लेंथ के ऊपर से नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लंबा है लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर भी उसको स्मॉल बोला गया है बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर भी छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर मोटा है, वाइड है, वो ल्यूमेन उसका बड़ा है। क्लियर एवरीवन? सो फटाफट स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या दिया हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स, अ सी शेप ट्यूब दैट इज डिओडेनम। हम सबको पता है डिओडेनम एक सी शेप ट्यूब है। डिओडेनम के बाद में एक कॉइल्ड, मिडल कॉइल्ड पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज जेजुनम। बच्चे लोग एमसीक्यू में एटलीस्ट 3 बार पूछा गया, एटलीस्ट 3 बार ये क्वेश्चन जो है ना, एटलीस्ट 3 बार पूछा गया तुम्हारे नीट में। एनसीईआरटी का ये पॉइंट ऐसा का ऐसा उठा है। डैश इज द लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मिडल पोर्शन भी दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है? डैश इज द लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत बार बच्चे क्या लिखते हैं? इलियम लिख के आ जाते हैं। इलियम नहीं है, लॉन्ग और कॉइल्ड सबसे ज्यादा कौन रहता है? मिडल पोर्शन है। कौन सा मिडल पोर्शन? जेजुनम। याद रहेगा सबको, जेजुनम सबसे लंबा है और सबसे ज्यादा कॉइल भी वही है। सिंपल, क्लियर? देखो ना, नाम भी कैसे एकदम अजीबो गरीब है, जेजुनम। जेजुनम में कितना अजीबो गरीब चीजें हैं, इसलिए लंबा भी वही रहेगा और कॉइल भी वही रहेगा। बोलते बोलते कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग बाइक पे बैठे हैं और ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर से जा रहे हैं। जेजुनम, तो कॉइलिंग भी तो उसी में ही होगा, ऐसे याद रखो। समझा? So jejunum is a very coiled tube and it is a very long tube as compared to the other two. ठीक है? As compared to the other two, jejunum is the longest and the highly coiled convoluted tubule. समझ में? Convoluted है, coiled है। समझ में आया सबको? Drop a heart in the chat box जिसको जिसको समझ में आया।
चलिए जेजुनम हो गया, उसके बाद में एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि पाइलोरिक का मतलब क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्टमक। पाइलोरिक का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्टमक। यू कैन सी हियर दिस इज द पाइलोरिक, दिस इज द पाइलोरिक एरिया। ठीक है, सो पाइलोरिक के यहाँ पे क्या खुलने वाला है, सी शेप डिओडेनम, सी शेप डिओडेनम। तो यहाँ पे भी एक क्या होता था, स्फिंक्टर हुआ करता था। जैसे ऊपर एक स्फिंक्टर था वैसे यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, ये भी एक स्फिंक्टर है, ये भी एक स्फिंक्टर है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है कार्डियक स्फिंक्टर, ये तुम्हारा है कार्डियक स्फिंक्टर। और ये तुम्हारा क्या है बच्चों लोग, इट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट इज व्हाट, इट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। याद रहेगा सबको, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर तो हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्डियक स्फिंक्टर को गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और तुम्हारे ये वाला स्फिंक्टर, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है तुम्हारा। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब कौन सा स्फिंक्टर बच्चे लोग, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर तुम्हारा पाइलोरिक जगह पे रहेगा, पाइलोरिस के जगह पे रहेगा। पाइलोरिस मतलब कौन सा एरिया, जहां पे स्टमक का एंड वाला पोर्शन है, जहां से डिओडेनम स्टार्ट होगा वो वाला एरिया। सो डिओडेनम और तुम्हारे पाइलोरिक स्टमक के बीच में क्या है, एक स्फिंक्टर मसल है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। सबके दिमाग की बत्ती जली, सबको समझ में आया। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज गूंज रही थी कि सर फंडस पहले दिया है, कार्डियक बाद में दिया है, फंडस पहले दिया है, कार्डियक बाद में दिया है। बच्चे लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, स्टमक जो है ये जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड। तो जे जब हम लोग निकालते हैं तो क्या हम लोग ऐसा जे निकालते हैं, ऐसा जे निकालते हैं? नहीं। क्या हम लोग ऐसा जे निकालते हैं, ऐसा, ऐसा जे निकालते हैं? नहीं, नहीं ना। हम लोग जे कैसा निकालते हैं, ऐसा ना, ऐसा जे निकालते हैं, ऐसा, ऐसा। ठीक है, ऐसा जे निकालते हैं, यस और नो। तो जे का मैंने स्टार्ट पॉइंट कहां से लिया, तो जे का मैंने स्टार्ट पॉइंट कहां से लिया, फंडस से लिया है, कार्डियक से लिया, फटाफट बताओ। फंडस से लिया, कार्डियक से लिया, जल्दी से जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बता दो। जे का स्टार्ट पॉइंट कहां से है, फंडस से, कार्डियक से है। सो क्या पहले आना चाहिए, कार्डियक पहले आना चाहिए, फंडस पहले आना चाहिए? अब समझ में आया सबको, अब समझ में आया सबको कि कार्डियक पहले क्यों है, फंडस बाद में क्यों है? ठीक है, एक और एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि स्टार्ट जो हो रहा है ना तुम्हारा, स्टार्ट वो कहां से हो रहा है, इधर से हो रहा है स्टमक, इधर से, इधर से। फिर वो ऐसा जाएगा, फिर वो ऐसा जाने के बाद में बॉडी की तरफ आएगा, और बॉडी के पास से जाने के बाद में फिर वो पाइलोरिक के पास में जाएगा। मतलब क्या है कि ये स्टार्ट यहां से हो रहा है ना, तो स्टार्ट इज द कार्डियक, फिर आएगा फंडस, फिर आएगा बॉडी, और फिर आएगा पाइलोरिक। समझा? मैंने दोनों वे में समझा दिया, फिजियोलॉजी के वे में भी समझा दिया और तुम्हारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के वे में भी समझा दिया। अब सबके दिमाग में घुस गया, पहले क्या आएगा, कार्डियक आएगा, फंडक फंडिक आएगा। कार्डियक पहले, फिर फंडिक, फिर बॉडी, फिर तुम्हारा क्या आएगा, पाइलोरिक। ठीक है, सो ऐसे चार एरियाज है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट डिओडेनम आएगा, डिओडेनम के बाद में तुम्हारा जेजुनम आएगा, जेजुनम के बाद में तुम्हारा इलियम आएगा। जेजुनम इज द हाईली लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब। सबके दिमाग में चमका, से यो सर।
ठीक है, इसी के बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों लोग। दैट इज नथिंग बट कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके ओपन होती है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली ओपन होती है, कंटिन्यू होती है और ओपन हो जाती है इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने क्या डिफरेंस बोला है? स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर मोटा होता है। सो ये डायमीटर के हिसाब से उनका नाम वैसा वैसा रखा गया है, ना कि लेंथ के हिसाब से। लेंथ के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लंबा है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा है। इसीलिए समझ में आया क्या कैसे कैसे हिसाब से हम लोगों ने स्मॉल और लार्ज बोला हुआ है? ठीक है। सो लास्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज डैश। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में अभी के अभी, लास्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज डैश, is called as dash, is called as dash। large last part of your small intestine, क्या बोल रहा हूं मैं, last part of your small intestine is called as dash। small intestine, खुशी जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। अमृता भी सो गई है तुम्हारे साथ में, खुशी भी सो गई, अमृता भी सो गई, सब लोग सो गए। यस, इट इज इलियम बेटा, इलियम। सबसे पहले डिओडेनम रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बीच में जेजुनम रहता है, लास्ट में इलियम रहता है। अगर इतनी छोटी छोटी चीजों को तुम लोग भूल जाओगे तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे याद रखोगे? यस एवरीवन, इलियम इज द लास्ट पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिंपल है ये, सिंपल, कुछ दिमाग दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो है वो है। क्लियर? चुन्नू द मुन्नूज एंड टुन्नू द पुन्नूज। कैसे कैसे मिस्टेक करते हो? पाइलोरिक, पाइलोरिक जो गधे लिख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, पाइलोरिक इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्टमक। स्टमक और इंटेस्टाइन एक कर दिया तुम लोगों ने एकदम। क्या सुनते क्या हो? स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, भले वो एक ही सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तुम्हारा डिओडेनम से, बीच वाला पार्ट है जेजुनम व्हिच इज हाईली लॉन्ग एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब। उसके बाद में आता है लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज इलियम। अब इलियम ही आगे जाके कनेक्ट होगा ना लार्ज इंटेस्टाइन से। यस और नो? चलिए इलियम के साथ में जुड़ जाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। यहां पे लिखा इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, केकम कुकम ऐसा कुछ बोलना नहीं, इट इज सीकम। ठीक है, सीकम में ए इज द साइलेंट लेटर, CECUM बोलते टाइम में सीकम बोलना है, बट लिखते टाइम में CAECUM ऐसे लिखना है। ए इज द साइलेंट लेटर। सीकम, सीकम कहां पे है दिखाता हूं, यहां पे देखो, यहां पे ये तुम्हारा इलियम का हिस्सा है, ये तुम्हारा इलियम का हिस्सा है, ये इलियम का हिस्सा जुड़ रहा है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से के साथ में। ये वाला जो पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। सबके दिमाग में गया? ठीक है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपनिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज सीकम। क्लियर? and the cecum is in turn opening into a blind tube। blind का मतलब क्या होता है? blind, what is blind tube in case of biology? what is blind tube? करेक्ट अमृता, इट हैज अ वन सिंगल ओपनिंग, उसकी दूसरी ओपनिंग नहीं होती है, दूसरी ओपनिंग उसकी क्लोज्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड ट्यूब। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब क्या है? इसके पास में सिर्फ एक ही ओपनिंग रहती है। सो एक ब्लाइंड ट्यूब में खुलता है, इस ब्लाइंड ट्यूब का नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इस ब्लाइंड ट्यूब का नाम क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म का मतलब क्या? वर्म जैसा, कीड़ा जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। इट इज नॉट अ कीड़ा, इट इज नॉट एन इंसेक्ट, इट इज नॉट अ वर्म,
ये वर्म जैसा दिखने वाला एक एक्सटेंशन है तुम्हारे सीकम का, तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। समझ में आ रहा है सबको? एंड इट इज अ ब्लाइंड ट्यूब, उसके पास में एक ही ओपनिंग है, दो दो ओपनिंग्स नहीं है। ठीक है, ट्यूब्स को जनरली दो ओपनिंग्स रहती है, ट्यूब्स को जनरली दो ओपनिंग्स रहती है, बट तुम्हारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सिर्फ एक ही ओपनिंग है। आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, प्लीज लिसन टू मी। सीकम ये जो हिस्सा है, ये तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट वाला हिस्सा है। ये सीकम को जोड़कर एक एक्सटेंशन है, एक ब्लाइंड ट्यूब है, दैट इज रेफर्ड टू एज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड क्यों है? बिकॉज ट्यूब होने के नाते उसके दो ओपनिंग्स होने चाहिए, बट ये ब्लाइंड ट्यूब है, बट इसके लिए ब्लाइंड ट्यूब होने की वजह से इसमें एक ही ओपनिंग होगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब होता है वर्म जैसा दिखने वाला अपेंडिक्स स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़े। नाउ cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. सीकम के अंदर क्या रहता है बच्चों लोग? छोटे छोटे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो तुम्हारे चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, सीकम के अंदर क्या रहता है बच्चों लोग? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो तुम्हारे फूड को एक्स्ट्रा डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। मतलब जो भी चीजें डाइजेस्ट तुम्हारे बॉडी में नहीं हो पाई है, विटामिन का डाइजेशन, मिनरल्स का डाइजेशन, ये नहीं हो पाता है, इसका डाइजेशन कौन करता है? इसका डाइजेशन तुम्हारा सीकम के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। क्लियर? विटामिन का स्पेशली डाइजेशन कौन कर रहा है तुम्हारे सीकम के अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी के साथ में एसोसिएशन में रह रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी से फायदा हो रहा है और उनके वजह से हमारे बॉडी को भी फायदा हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। दोनों का फायदा, ए का भी फायदा, बी का भी फायदा। ए मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी मतलब हम लोग। समझ में आया? दोनों का फायदा मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है मैंने कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगी जिसमें विटामिन का डाइजेशन किया जाएगा। जो विटामिन जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उसका डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, a narrow finger like tubular projections, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. मतलब सीकम में से एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसमें ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब कौन बताएगा मुझे? वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? नॉट इन यूज, इट इज अ यूजलेस ऑर्गन। इट इज अ यूजलेस ऑर्गन। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो तुम्हारे वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वाला जो है अपेंडिक्स, इसका इस्तेमाल करते थे। हमारे एंसेस्टर्स जो थे ये इस वेस्टिजियल ऑर्गन का इस्तेमाल करते थे। इसमें जो बैक्टीरिया हुआ करते थे ना, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते थे। सेल्यूलोज मतलब क्या है? जो तुम्हारे प्लांट के सेल वॉल जो बनी हुई है सेल्यूलोज से, उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में हुआ करते थे। ठीक है, वहां के जो बैक्टीरियाज है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे। ठीक है, इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स में काम करता था। बट हमारे केस में ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज हम लोग अभी बिना पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। हम लोग पका पकाया खाना खाते हैं। पहले के जमाने के जो लोग थे वो बिना पकाया हुआ खाना खाते थे, इसलिए उनका वो वाला हिस्सा काम करता था। बट हमारा वो वाला हिस्सा अभी काम नहीं कर रहा है। ऐसे ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन का डिस्कशन हम लोगों ने किया। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट हमारे एंसेस्टर्स में कभी कभार ये इस्तेमाल हुआ करता था, किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अपेंडिक्स का तो डिस्कशन हो गया। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
जो कोलॉन है ना बच्चों लोग, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया? हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे हुए थे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखे हुए थे। कोलॉन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? ऊपर वाला हिस्सा को जो जा रहा है, ऊपर वाली जो ट्यूब जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन। साइड में जो जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलॉन। नीचे जो जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलॉन। और एस शेप जो कोलॉन है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कोलॉन। सबके दिमाग में घुस गया, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 हिस्से, 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, एस शेप, सिग्मॉइड। ascending, transverse, descending, S shape, sigmoid. Clear? ठीक है. And the last part which you can see over here, that is called as rectum. Rectum is the storage organ for your waste product. ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन है वो तुम्हारे वेस्ट प्रोडक्ट का, फीकल मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फीकल मैटर तुम्हारे रेक्टम में स्टोर हो जाता है। एंड वंस इट इज गेटिंग स्टोर्ड, मतलब वो आराम से वो स्टोर होने के बाद में जब जब हम लोगों को चाहिए तब हम लोग उस एनस के थ्रू से उस वेस्ट मैटर को बाहर निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है इजेशन। उस प्रोसेस का नाम है इजेशन। सो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया बच्चों लोग? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा डिस्कस किया है। माउथ से लेकर एनस तक कौन से ट्यूब है, कौन से ट्यूब में क्या क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया। क्लियर एवरीवन? ठीक है. So in the next lecture, we're going to talk about something about the digestive glands, associated digestive glands का डिस्कशन होगा। मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, लिवर क्या करेंगे, पैनक्रियास क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स का डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। उससे पहले ये जो भी मैंने रिवाइज करवाया है, ये जो भी मैंने किया करवाया है तुमको आज लेक्चर में, वो सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड वर्जन में तुम लोग को मिलने वाला है। ये रिकॉर्डेड वर्जन तुमको देखना है और इसको समझना है, तुम्हारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को तुम्हारे नीट के नोटबुक के अंदर लिखना है, एंड दैट इज योर जॉब। इज दैट क्लियर?